हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके की हैंड नोट सीरीज की क्लास नंबर 25 और आज की क्लास में हम हरियाणा के अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा का अपवाद तंत्र। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हरियाणा की नदियों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है और वामन पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और इन्होंने वामन पुराण की रचना संस्कृत भाषा में की है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें सबसे प्रमुख नदी है सरस्वती नदी। यह एक सदानीरा नदी थी, यानी कि यह 12मासी नदी थी जिसमें सदा पानी बहता रहता था, सदानीरा। उसके बाद है अन्य सभी नदियां वर्षा पर निर्भर रहती थी, यानी कि अन्य नदियां 12मासी नहीं थी, वे वर्षा के जल पर निर्भर रहती थी। उसके बाद वामन पुराण में कुरुक्षेत्र के 7 वनों का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद हरियाणा के अपवाद तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर हरियाणा का अपवाद तंत्र और दक्षिण हरियाणा का अपवाद तंत्र। जो उत्तर हरियाणा का अपवाद तंत्र है उसकी प्रमुख नदियां हैं यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी, कौशल्या नदी और चेतांग नदी। और जो दक्षिण हरियाणा का अपवाद तंत्र है उसकी प्रमुख नदियां साहिबी या साबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती और दोहान या दोहन नदी भी कहते हैं इसे, दोहन नदी। उसके बाद अब हम उत्तर हरियाणा के अपवाद तंत्र यानी कि नदियाँ। तो अब हम उत्तर हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी एक ऋग्वेद कालीन नदी है। ऋग्वेद में इसका वर्णन 3 बार मिलता है यमुना नदी का, और ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन 1 बार मिलता है, और सर्वाधिक बार वर्णन ये ऋग्वेद में सिंधु नदी का मिलता है। और ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का वर्णन किया गया है। सबसे अधिक वर्णन सिंधु नदी का, गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार। उसके बाद है यमुना नदी हरियाणा की सबसे प्रमुख व एकमात्र 12मासी सदानीरा व चिरस्थायी नदी है। हरियाणा की एकमात्र 12मासी सदानीरा और चिरस्थायी नदी कौन सी है? यमुना नदी। उसके बाद है यमुना नदी के अन्य नाम। तो यमुना नदी के अन्य नाम हैं कालिंदी, असीत, सूर्यपुत्री, यमराज की बहन, शनिजी महाराज की बहन, काली गंगा और इसे छायापुत्री भी कहते हैं। ये सब यमुना नदी के उपनाम हैं। उसके बाद अब हम यमुना नदी के उद्गम यानी कि ओरिजिन यानी कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है यमुना नदी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में गंगोत्री ग्लेशियर के कालिंद पर्वत से, और कालिंद पर्वत पर भी है चंपा ग्लेशियर और उसकी बंदरपूछ चोटी से निकलती है। यानी कि उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की यमुनोत्री ग्लेशियर के कालिंद पर्वत और कालिंद पर्वत के भी चंपासर ग्लेशियर की बंदरपूछ चोटी से निकलती है। और कालिंद पर्वत के कारण इसका नाम कालिंदी भी पड़ा है, इसका उपनाम कालिंदी इसी के कारण पड़ा है, कालिंद पर्वत के कारण। उसके बाद है उत्तराखंड के बाद यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में यह पोंटा साहिब नामक स्थान पर जाती है, और पोंटा साहिब यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यानी कि उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में जाने के बाद और हिमाचल प्रदेश का पोंटा साहिब शहर यमुना नदी के किनारे ही बसा है। उसके बाद यह हरियाणा में प्रवेश करती है, और हरियाणा में प्रवेश ताजेवाला के उत्तर में कलेसर में, सबसे पहले कलेसर कहाँ पर? यमुना नगर में प्रवेश करती है, और बार हसनपुर पलवल से होती है। पलवल के हसनपुर नामक स्थान से यह हरियाणा से एग्जिट होती है। अब हम इसके रूट की बात करते हैं। तो कलेसर के बाद यह ताजेवाला तक एक गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। उसके बाद है यमुना नदी ताजेवाला से ही पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यानी कि कलेसर के बाद यह ताजेवाला में जाती है, और ताजेवाला में पहली बार यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और ताजेवाला में इस पर एक ऐड बना हुआ है जिसका निर्माण 1873 में किया गया था, जिसे ताजेवाला ऐड भी कहते हैं। उसके बाद है ताजेवाला के निकट ही दक्षिण में इस पर हथिनी कुंड बैराज बना हुआ है, और इस बैराज का निर्माण 168 करोड़ की लागत से
1996 से लेकर 1999 के बीच करवाया गया था। और हथेनीकुंड बैराज में सबसे पहले पानी 2002 में छोड़ा गया था। उसके बाद है यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरती है और हसनपुर पलवल के हसनपुर से पूर्व में मुड़कर यूपी के अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और उसके बाद यूपी में आगे प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका गंगा नदी में विलय कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। उसके बाद है कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। और हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। उसके बाद है हरियाणा में यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो हैं पथराड़ा नदी, बूढ़ी नदी, थापना नदी, सोम्ब नदी, साहिब नदी और मस्करा नदी। और सोम्ब नदी पर चैक बांध बना हुआ है जिसे पथराड़ा बांध भी कहते हैं और यमुनानगर में बना हुआ है ये। उसके बाद हम थापना नदी के बारे में पढ़ेंगे। थापना नदी का उद्गम शिवालिक की तलहटी से होता है, यमुनानगर से, और ये कनासली गांव के निकट यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी की यह सहायक नदी है और ये कनासली गांव के निकट यमुना नदी में मिलती है। और जलीय जीवों की प्रजाति के लिए यह नदी बहुत ही प्रसिद्ध है और इनमें सबसे प्रसिद्ध जो जीव है वो है महासीर मछली। और इसे हरियाणा की नीली नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह हरियाणा की एक प्रदूषण रहित नदी है। प्रदूषण रहित नदी यानी कि साफ सुथरी नदी है या हरियाणा की, इसलिए इसे नीली नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में नीली नदी के नाम से प्रसिद्ध है थापना नदी। उसके बाद है यमुना नदी और पथराड़ा नदी और सोम्ब नदी का जो संगम है, त्रिवेणी संगम, यानी कि ये तीनों जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर दादूपुर हेड बनाया गया है यमुनानगर में। इन तीनों के संगम पर कौन सा हेड है? दादूपुर हेड। कौन कौन सी नदी के संगम पर? यमुना नदी, पथराड़ा और सोम्ब नदी। उसके बाद है अब उत्तरी अपवा तंत्र यानी कि उत्तर हरियाणा की नदियों में दूसरी महत्वपूर्ण नदी है घग्गर नदी। पहली थी यमुना नदी जिसके बारे में हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। अब हम घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में डागसाई पहाड़ियों से होता है। तो हिमाचल प्रदेश की डागसाई पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। हरियाणा में यह सबसे पहले कालका पंचकुला में प्रवेश करती है यमुना नदी, कलेसर यमुना नगर में प्रवेश करती थी। और घग्गर नदी का प्रवेश हरियाणा में सबसे पहले कालका पंचकुला में होता है। कालका के बाद यह पंजाब में चली जाती है। पंजाब के बाद वापस हरियाणा के अम्बाड़ा में प्रवेश करती है। अम्बाड़ा के बाद यह फिर से पंजाब में चली जाती है। पंजाब के बाद वापस हरियाणा में कैथल में प्रवेश करती है। कैथल के बाद वापस पंजाब में चली जाती है। और उसके बाद वापस पंजाब के बाद यह हरियाणा में फतेहाबाद में प्रवेश करती है। और फतेहाबाद के बाद सिरसा में, और सिरसा के बाद यह राजस्थान में प्रवेश करती है। और सिरसा से और राजस्थान के बीच में मध्य में इस पर तलवाड़ा, यह बीच में यानी कि तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। सिरसा से निकलने के बाद और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले तक पहुंचने से पहले यह बीच में एक झील का निर्माण करती है जिसे तलवाड़ा झील कहते हैं। और सिरसा में इस पर ओट्टू बांध बना हुआ है। घग्गर नदी पर सिरसा में कौन सा बांध बना हुआ है? ओट्टू बांध। इस ओट्टू बांध को वीरराज बांध भी कहते हैं और पहले से धनौर झील के नाम से भी जाना जाता था। और यह ओट्टू बांध ओट्टू गांव में बना है जो कि रानिया तहसील का गांव है। और इस ओट्टू बांध का निर्माण 1896 में करवाया गया था। उसके बाद है पाकिस्तान में घग्गर नदी को आकरा तथा नारा नदी कहा जाता है। राजस्थान में इसे मृत नदी कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद है घग्गर नदी को हरियाणा का शोक भी कहा जाता है। और हरियाणा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व दूसरी सबसे लंबी नदी है। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व लंबी नदी है यमुना नदी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है घग्गर नदी। और शिवालिक की श्रेणियों से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है ये। और घग्गर नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। जो 3 तंत्र है नदियों के, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो उनमें सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है घग्गर नदी। उसके बाद है घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नैली कहा जाता है। घग्गर और मारकंडा नदी के द्वारा हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भागों में बाढ़ के मैदानों का निर्माण किया जाता है। तो घग्गर द्वारा निर्मित जो बाढ़ के मैदान हैं उन्हें
नैली कहा जाता है। और मारकंडा नदी द्वारा जो निर्मित बाढ़ के मैदान है उन्हें बेट कहा जाता है, बेट। उसके बाद है घग्गर नदी हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरती है। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरती थी। घग्गर नदी हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरती है। और हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा इसी किनारे हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद है घग्गर नदी की कुल लंबाई है 1008 किलोमीटर और इसकी हरियाणा में लंबाई है 241 किलोमीटर। अब हम पढ़ेंगे घग्गर की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले है झाझरा नदी, उसके बाद है कौशल्या नदी। इसका उद्गम स्थल हिमाचल व पंचकुला के बॉर्डर पर शिवालिक से होता है। पिंजौर के निकट यह घग्गर में मिल जाती है, यानी कि इसका घग्गर में विलय होता है। और कौशल्या नदी पर कौशल्या बांध बनाया गया है। इस बांध का निर्माण कार्य शुरू 2008 में हुआ था और यह बांध का निर्माण कार्य पूरा 2012 में हुआ था। कौशल्या नदी की कुल लंबाई 30 किलोमीटर है और हरियाणा में इसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। उसके बाद घग्गर की अगली जो सहायक नदी है वो मारकंडा नदी है। चौथी टांगरी, जिसे डांगरी नदी भी कहते हैं। पांचवी चेतांग, जिसे दृष्टद्वती नदी भी कहते हैं। और छठी सरस्वती या सरस्वती नदी, यानी कि ये घग्गर नदी की सहायक नदियाँ हैं। झाझरा नदी, कौशल्या नदी, मारकंडा, टांगरी, चेतांग, सरस्वती। और झाझरा वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद है अब हम तीसरी महत्वपूर्ण नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उत्तर हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। तीसरी है वो है मारकंडा नदी। यमुना और घग्गर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मारकंडा नदी के बारे में पढ़ेंगे। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों और सिरमौर जिले में नान क्षेत्र से कटासन देवी मंदिर के समीप से होता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शिवालिक पहाड़ी हैं, यानी कि शिवालिक पहाड़ी का विस्तार है, और उसमें भी सिरमौर जिला और सिरमौर जिले का नान क्षेत्र के पास एक कटासन देवी का मंदिर है। और कटासन देवी के मंदिर के समीप से ही मारकंडा नदी का उद्गम है। उसके बाद हरियाणा में सबसे पहले काला अम्ब गांव अम्बाड़ा में प्रवेश करती है। और उसके बाद अम्बाड़ा से होते हुए शाहबाद बहते हुए पेहोवा के निकट शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। और शाहबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है, हॉकी का गढ़। पेहोवा के निकट अरुणाई गांव की सनीसा झील में अपना जल गिराती है। उसके बाद है मारकंडा नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है और हरियाणा में इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। उसके बाद है जलबेरा बैराज कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पर ही बना हुआ है। तो जलबेरा बैराज कहाँ पर बना हुआ है? कुरुक्षेत्र में। कौन सी नदी पर? मारकंडा नदी पर। और मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नैली कहा जाता है, घग्गर द्वारा। उसके बाद है सहायक नदियाँ। मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ हरण नदी, बेगना नदी, नकटी नदी और टांगरी नदी। अब हम टांगरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उत्तर हरियाणा की चौथी महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम मोरनी की पहाड़ी पंचकुला से होता है। दक्षिणी दिशा में यह मुलाना अम्बाड़ा के निकट छज्जू माजरा में मारकंडा नदी में मिल जाती है। क्योंकि यह मारकंडा की सहायक नदी है, तो मारकंडा में यह कहाँ पर मिलती है? मुलाना के निकट छज्जू माजरा नामक गाँव में मारकंडा में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 70 किलोमीटर है। उसके बाद टांगरी की सहायक नदियाँ हैं आमरी नदी और बलियाली नदी। और आमरी नदी को शहजादपुर वाली नदी भी कहा जाता है। तो हरियाणा में शहजादपुर वाली नदी किसे कहा जाता है? आमरी नदी को, या आमरी नदी को शहजादपुर। और आमरी नदी की सहायक नदी है ओमला नदी। उसके बाद है बलियाली नदी। बलियाली नदी का उद्गम मोरनी पंचकुला से है और टांगरी में विलय इसका छज्जू माजरा में होता है। उसके बाद है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेदी कालीन पवित्र नदी है और वर्तमान में यह विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद इसका उद्गम को लेकर भूगोलविदों के अनुसार इसका उद्गम अर्किदोनी ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है और ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इसका उद्गम सिरमौर पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से हुआ। उसके बाद हरियाणा में प्रवेश यह आदि बद्री यमुनानगर से करती है और हरियाणा से बाहर यह पेहोवा कुरुक्षेत्र से होती है। और सरस्वती नदी
सनीसा झील, पेहोवा में जो सनीसा झील है, अरुणा गांव, जो अरुणाए गांव पेहोवा में है, वहाँ से टांगरी और मारकंडा नदी का पानी उठाकर पटियाला जो पंजाब में है उसके सतराना गांव में घग्गर नदी में मिलती थी। पहले जब सरस्वती नदी अस्तित्व में थी तो यह पेहोवा कुरुक्षेत्र में आने के बाद सनीसा झील से टांगरी व मारकंडा नदी का पानी उठाकर पंजाब के सतराना गांव यानी कि पटियाला पंजाब के सतराना गांव में घग्गर नदी में मिलती थी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। तो इसकी शुरुआत आदि बद्री यमुनानगर से होती है और समापन पेहोवा कुरुक्षेत्र में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हरियाणा में प्रवेश या आदि बद्री से करती है और पेहोवा में मतलब पेहोवा कुरुक्षेत्र तक जाती है और उसके बाद यह पंजाब में चली जाती है। तो इस प्रकार जो सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है वो आदि बद्री यमुनानगर से शुरू होकर पेहोवा कुरुक्षेत्र में समाप्त हो जाता है। उसके बाद है सरस्वती नदी की पुनः खुदाई कार्य, मुगलावली गांव यमुनानगर से शुरू किया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा सरस्वती नदी की खुदाई हेतु एक कमेटी बनाई गई है जिसे KS वाल्दिया समिति कहा गया है। KS वाल्दिया समिति का गठन किया गया है सरस्वती नदी की खुदाई के हेतु। उसके बाद वर्ष 2015 में HDB की स्थापना की गई। HDB की फुल फॉर्म है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड और इसका मुख्यालय पंचकुला में है। उसके बाद है सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दर्शन लाल जैन को जाता है। अब उसके बाद हम चेतांग नदी या जिसे दृष्टद्युति नदी भी कहा जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक ऋग्वेद कालीन नदी है और यह सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली नदी थी। तो सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी थी? चेतांग नदी। उसके बाद है भटनेश्वर राजस्थान में यह सरस्वती नदी में विलय हो जाती थी और शीशवाड़ संस्कृति इस नदी के किनारे बसी थी। तो शीशवाड़ संस्कृति कौन सी नदी के किनारे बसी थी? दृष्टद्युति या चेतांग नदी के किनारे। और इसके सहायक नदी है राका या राक्षसी नदी। चेतांग नदी की सहायक नदी है राक्षसी नदी जिसे राका नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम राक्षसी नदी का उद्गम यमुनानगर के रादौर से होता है और इसका चेतांग में विलय लाडवा कुरुक्षेत्र से होता है। अब उसके बाद हम दक्षिण अपोवा तंत्र यानी कि दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है साहिबी नदी। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व सबसे लंबी नदी है। इसका अन्य नाम साब भी है और नाला नंबर 8 भी कहा जाता है। साहिबी नदी को साबी नदी और नाला नंबर 8 यानी कि ड्रेन नंबर 8। उसके बाद है इसका उद्गम। तो साहिबी नदी का उद्गम राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से और शिखर जिले के अजीतपुर व मनोहरपुर गांव के बीच स्थित दाराजी मंदिर के निकट। राजस्थान के शिखर जिले में अरावली पहाड़ियों से अजीतपुर व मनोहरपुर गांव के बीच स्थित दाराजी मंदिर के निकट से साहिबी नदी का उद्गम होता है। साहिबी नदी हरियाणा में कोट कासिम राजस्थान के नज़दीक रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। सबसे पहले हरियाणा में रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है साहिबी नदी। और साहिबी नदी का स्पष्ट मार्ग तित्रपुर मसाणी गांव रेवाड़ी में शुरू होता है। यानी कि एक स्पष्ट मार्ग में साहिबी नदी हरियाणा में किस जगह पर आती है? तो तित्रपुर मसाणी गांव रेवाड़ी में। उसके बाद यह गुरुग्राम के पटौदी में बहती है। तित्रपुर मसाणी गांव के बाद कहाँ पर चली जाती है? पटौदी गुरुग्राम में। और उसके बाद साहिबी नदी झज्जर के कुताणी गांव में अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ से अनेक अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है। और उसके बाद ये अनेक धाराएं बनी थी कुताणी गांव में, ये वापस एक धारा में कहाँ पर एक धारा का रूप कहाँ पर रहती हैं? सोंदी गांव, जो कि झज्जर का ही गांव है। झज्जर के कुताणी गांव में यमुना नदी अलग अलग धाराओं में बट जाती है और यह सभी अलग अलग धाराएं वापस एक धारा में यानी कि यमुना नदी में साहिबी नदी में परिवर्तित कहाँ पर होती हैं? सोंदी गांव झज्जर में। और अंत में यह डासा बांध जिसे नजफगढ़ झील भी कहा जाता है इसमें मिल जाती है साहिबी नदी। और साहिबी नदी की हरियाणा में लंबाई 120 किलोमीटर है। साहिबी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो हम ये हैं इंदौरी नदी, दोहन नदी, कृष्णावती नदी, सोता नदी और बरकानिया नाला। और कृष्णावती नदी को कसौती नदी या कासावती नदी भी कहा जाता है।
उसके बाद है दूसरी महत्वपूर्ण नदी दक्षिण हरियाणा की इंदौरी नदी। यह साहिबी की सबसे लंबी व महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो साहिबी नदी की सबसे लंबी व महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी नदी, दक्षिण हरियाणा में। उसके बाद है उद्गम। इसका उद्गम इंदौर दुर्ग जो कि मेवाती पहाड़ियों पर है और नूह जिला यानी कि मेवात में, वहाँ से होता है। इंदौर दुर्ग मेवाती पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और वहाँ से निकलने के बाद यह दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा कोट कासिम के निकट साहिबी में मिलती है और दूसरी धारा पटौदी गुरुग्राम के निकट साहिबी में मिलती है। उसके बाद इसका पुराना नाम असुमती था। तो असुमती किस नदी का पुराना नाम था? इंदौरी नदी का। अब तीसरी महत्वपूर्ण नदी है कृष्णावती नदी, जिसे कसौती नदी भी कहते हैं और कसावती नदी भी कहते हैं। कृष्णावती नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले के में दरीबा तांबे की खानों के पास अरावली रेंज से होता है। तो राजस्थान के राजसमंद जिले की दरीबा तांबे की खानों के पास अरावली रेंज से यह नदी निकलती है और यह हरियाणा में के महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सबसे पहले कौन सी नदी प्रवेश करती है? कृष्णावती नदी। वर्तमान में यह विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में कृष्णावती नदी विलुप्त हो चुकी है और पहले यह सुरती, छुच्छकवास, निमराना, रेवाड़ी, झज्जर के क्षेत्रों में सिंचाई करने का काम करती थी। तो कौन सी नदी सुरती, छुच्छकवास, निमराना, रेवाड़ी, झज्जर के इलाकों में सिंचाई का काम करती थी? कृष्णावती नदी, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है और यह साहिबी की सहायक नदी थी। उसके बाद है दोहन या दोहन या वसुधारा नदी, वधूसरा नदी। वधूसरा नदी भी कहते हैं दोहन नदी को और यह भी साहिबी की सहायक नदी है। उसके बाद इसका उद्गम है नीम का थाना, राजस्थान से और ग्रंथों व पुराणों के अनुसार भृगु ऋषि, जो कि च्यवन ऋषि के पिता थे, भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से इस नदी का निर्माण हुआ है, दोहन नदी का। च्यवन ऋषि यानी कि ढोसी की पहाड़ियों से इसका उद्गम, क्योंकि च्यवन ऋषि का और इनका जो तपस्थली थी वो ढोसी की पहाड़ियाँ ही थी। तो ग्रंथों पुराणों के अनुसार भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्र से दोहन नदी का उद्गम हुआ है। और वैसे भूगोलविदों और भूगोलविदों के अनुसार इसका निर्माण राजस्थान के नीम के थाने से हुआ है। उसके बाद महेंद्रगढ़ जिले में यह 50 किलोमीटर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है। उसके बाद है अगला पॉइंट है नदियों के ऊपर बने बांध व बैराज। सबसे पहला अनंगपुर बांध। यह अनंगपुर गांव फरीदाबाद में बना हुआ है और इसका निर्माण अनंगपुर तोमर के द्वारा करवाया गया था। यह हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित बांध है और यह है ग्रेविटी या गुरुत्व बांध भी कहा जाता है इसे। यानी कि हरियाणा में ग्रेविटी बांध कौन सा है? अनंगपुर बांध फरीदाबाद में, जिसका निर्माण अनंगपुर तोमर के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है ताजेवाड़ा बांध। इसका निर्माण 1873 में ताजेवाड़ा गांव यमुनानगर में किया गया था और ताजेवाड़ा गांव को हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। उसके बाद है अथेनी कुंड बैराज। यह यमुना नदी पर बना हुआ है। इसका उद्घाटन 1994 में भजनलाल के द्वारा किया गया था और यानी कि नींव डाली थी वो भजनलाल ने ही डाली थी और इसका फिर निर्माण कार्य शुरू 1996 में हुआ था, निर्माण कार्य पूरा 1999 में और अथेनी कुंड बैराज में सबसे पहले पानी छोड़ा गया 2002 में। अब उसके बाद हम बात करेंगे अथेनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। तो मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अथेनी कुंड बैराज को। उसके बाद है लाल टोपी बांध यमुना नदी पर बना हुआ है यमुनानगर में। उसके बाद है पथराला बैराज का निर्माण 1875-76 में किया गया था। यह पथराला नदी पर बना हुआ है यमुनानगर में। उसके बाद है खिलान वाला खोल। यह भी यमुना नदी पर बना हुआ है यमुनानगर में। नेक्स्ट है कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर बना हुआ है पिंजौर पंचकुला में। उसके बाद है ओट्टू बांध को वीरराज बांध भी कहा जाता है और इसे धनुर झील के नाम से भी जाना जाता है।
धनौर झील, ओट्टू बांध और वीरराज बांध, ये तीनों एक ही के नाम है और यह ओट्टू गांव में है। सिरसा के ओट्टू गांव में घग्गर नदी पर बना हुआ है सिरसा में, और इसका निर्माण 1896 में हुआ था। उसके बाद जलबेरा बैराज, जलबेरा बैराज है मारकंडा नदी पर कुरुक्षेत्र में। तो जलबेरा बैराज कहाँ पर है? मारकंडा नदी पर कुरुक्षेत्र में। बैराज व बांध में अंतर यह है कि बैराज में ज़्यादा गेट होते हैं और बांध में कम गेट होते हैं, यानी कि बांध की अपेक्षा बैराज में ज़्यादा गेट होते हैं। उसके बाद हम मसानी बांध, मसानी बांध साहिबी नदी पर है रेवाड़ी में। यह पेपर में कई बार पूछा गया कि मसानी बांध कौन सी नदी पर है? साहिबी में। और कहाँ पर है? रेवाड़ी में। इसका निर्माण 1979 में शुरू हुआ था और इसका निर्माण 1989 में पूरा हुआ था, यानी कि 10 साल लगे थे इसका निर्माण पूरा होने में। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय, यानी कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उनके प्रयासों के कारण ही यह बांध बना था। तो मोरारजी देसाई के प्रयासों के कारण कौन सा बांध बना था? मसानी बांध साहिबी नदी पर रेवाड़ी में। उसके बाद अब भविष्य में शिवालिक क्षेत्र में घग्गर नदी पर बनाए जाने वाले बांध, यानी कि भविष्य में घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध बनाए जाएंगे? छमला बांध, दगराना बांध और दीवान वाला बांध, ये 3 बांध भविष्य में घग्गर नदी पर बनाए जाएंगे। उसके बाद है यमुना व यमुना की सहायक नदियों पर बनाए जाने वाले बांध, जो कि भविष्य में बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले लखवार बांध, यही यमुना नदी पर ही बनाया जाएगा। उसके बाद है किसाऊ बांध, यह है यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर बनाया जाएगा। और उसके बाद है रेणुका बांध, यह गिरी नदी जो कि यमुना की सहायक नदी उस पर बनाया जाएगा भविष्य में। और इसी के साथ यह टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।